नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। आज से हमारी एक नई पहल शुरू हो रही है जिस सीरीज का नाम है अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी। यह सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए तथा उन परीक्षार्थियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी को अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है। यह उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहायक होगी। आज के हमारे इस वीडियो में, इस सीरीज में जिसका नाम अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी है, उस सीरीज में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा जो कि भूगोल विषय से संबंधित होगा। यह वीडियो कक्षा 9 की एनसीईआरटी जो कि समकालिक भारत खंड प्रथम के नाम से जानी जाती है, यह सामाजिक विज्ञान की जो बुक आती है कक्षा 9 की एनसीईआरटी की, उसका समकालिक भारत खंड 1 का जो पार्ट है वह जो कि भूगोल है उसके अंतर्गत आता है। उससे संबंधित आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तथा उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज को शुरू करने का एक मकसद है कि जिन साथियों ने एनसीईआरटी या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को बहुत पहले से छोड़ दिया है या उनका बैकग्राउंड वह नहीं रहा है, तो उसे समझने के लिए यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस सीरीज में हम एकदम बेसिक लेवल से किसी भी सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और जैसा कि आज का हमारा सब्जेक्ट जो कि भूगोल है उसे हम एकदम बेसिक लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। यह उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहायक होगी जिन्होंने पिछले कई समय से भूगोल विषय नहीं पढ़ा या उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है। एकदम बेस लेवल से इस सब्जेक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक से सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में डायरेक्ट विषय न भी आते हों, फिर भी आज का यह टॉपिक भूगोल विषय की एक बेसिक समझ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है जो कि समकालीन भारत खंड प्रथम नामक पुस्तक जो कक्षा 9 के लिए भूगोल विषय से संबंधित है। उसका प्रथम चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। यह एक भारत के भूगोल को समझने के लिए यह एकदम बेसिक लेवल से यह पुस्तक हमें यह समझाएगी तथा आगामी जो हमारे परीक्षा है सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं, उसमें भूगोल विषय से संबंधित हमारी एक मजबूत समझ को भी बनाने में मदद करेगी। तो आइए इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, यानी कि इस चैप्टर में भारत के आकार, उसके विस्तार, उसके आसपास और पड़ोस के देशों तथा विश्व भूगोल यानी कि विश्व मानचित्र ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में विस्तृत से हम समझने का प्रयास करेंगे और भारत की स्थिति और आकार के संबंध में एक बेस लेवल अपना तैयार करेंगे जो कि भारत के भूगोल में आगे समझने में हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए चैप्टर को समझते हैं। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले पाँच दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की संस्कृति अत्यधिक प्राचीन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जैसे ऋग्वेद काल में हमने भारतीय संस्कृति को इतिहास में लगातार पढ़ते आए हैं। फिर उसके बाद विभिन्न सभ्यताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में हम जानने का प्रयास करते रहे हैं, और वर्तमान में भी भारत की अगर दशा और दिशा को देखा जाए तो अत्यधिक रूप से बहुउन्मुखी उन्नति की ओर बढ़ रही है। यदि भारत की स्थिति पर एक नज़र डाला जाए, यदि भारत की स्थिति को हम देखने का प्रयास करें तो भारत एक विशालकाय देश है। भारत
विश्व के समस्त देशों में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसे अभी आगे हम और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको भी अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले इस लाइन में देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या क्या है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अभी इन शब्दों से घबराना नहीं है, इसे हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को ज्ञात करें। यह एक होमवर्क के रूप में है। आइए इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत की स्थिति अत्यधिक और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी। यहाँ पे बोल रहा है इसका मुख्य भाग, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं यह उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, उसमें एक भूमध्य रेखा हो गई। इतना तो आप सब जानते होंगे कि यह 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह जो है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर आदि नामों से जाना जाता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्लोब होता है उसे भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका ऊपर का हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इस लाइन में क्या बोल रहा है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देखिएगा, भारत इस गोलार्ध में यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है इसके उत्तर में स्थित है। यानी कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद क्या कर रहा है, इसका मुख्य विस्तार, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं, जिसे हम अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड तथा लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत होंगे। यदि नहीं है तो उसमें हम 1 मिनट में छोटा सा एक रिव्यू देख लेते हैं अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखाओं के बारे में, जिससे आपको भारत की स्थिति और अत्यधिक स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो आइए अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखते हैं। सर्वप्रथम हमें यह याद रखना होगा कि ये रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी पर कहीं भी खींची नहीं गई हैं। ये किसी भी देश की स्थिति, वहाँ की जलवायु आदि को स्पष्ट तरीके से ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी हुई, पृथ्वी पर जो ये आप लोग यदि कभी ग्लोब को देखे होंगे, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, ये जो ग्लोब हमारे सामने बना है ये पूरा ग्लोब, इस पे ये जो एक जाल बनी हुई है, जो एक जाल बनी हुई रेखाओं की, इसी को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है।
जो रेखाएं क्षैतिज होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से शुरू होती हैं और ऊपर तक जाती हैं, यानी जो रेखाएं क्षैतिज रूप में होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, तथा जो लंबवत रूप से खींची होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं तथा लंबवत रूप से खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल को तथा साउथ पोल को जोड़ने का प्रयास करती हैं। इनकी संख्या 360 होती है, ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या 360 होती है देशांतर रेखाओं की, तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। यदि इसमें हम भूमध्य रेखा को भी मान लेते हैं तो इसकी संख्या +1 इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 181 हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को समझ लिया। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर क्या है। इसका जो मुख्य भाग है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी कि उत्तर कहाँ है, ये जो देख रहे हैं ये वाली ये डॉट डॉट रेखा है, यह भूमध्य रेखा है, यानी कि इसके उत्तर जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध तथा इसके दक्षिण जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध। तो आप आइए यहाँ पर देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। इस ग्लोब पर हम देखते हैं कि भारत इस रेखा के उत्तर की ओर है। यहाँ पे भारत को हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि इसके उत्तर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे क्या कर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर, यानी कि जो ये रेखा है यहाँ पे 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि जो ये भारत का उत्तरी बिंदु होगा यह 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट होगा, और दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट होगा। यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। यहाँ पे देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक भारत का विस्तार, यानी कि अब अक्षांशी विस्तार हमने यहाँ देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब देशांतरी विस्तार, यानी कि जो ये रेखाएं हैं, ये जो लंबवत रेखाएं हैं इन्हें देशांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, इसे हम लोग देखने का तथा समझने का प्रयास करेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से क्या तात्पर्य हुआ। ये जो 0 डिग्री देशांतर देख रहे हैं आप लोग, ये जो डॉट डॉट है, इसके दाहिने साइड जितना भी भाग होगा उसे हम पूर्व देशांतर बोलेंगे। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने साइड जितना भी भूभाग होगा उसे पूर्वी देशांतर, तथा इसके बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में जितना भी भूभाग होगा उसे हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह भारत की स्थिति क्या है, 0 डिग्री के राइट साइड में है, यानी कि यह पूर्व में है। तो इसकी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होती है। 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक। तो यहाँ पे यह याद रखने का प्रयास करिएगा कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यहाँ पे अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट तक है तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। इस अक्षांशीय विस्तार उत्तर की ओर तथा देशांतरी विस्तार पूर्व की ओर। तो यह हमने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं पर भारत की स्थिति को समझा, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उनको समझा, तथा उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है उसको समझा। अब आते हैं आगे। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है, कर्क रेखा को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कर्क रेखा क्या होती है। ये सब जो टर्म अभी आ रहे हैं ये सब अत्यधिक महत्वपूर्ण टर्म है, जो कि हमारी एडवांस लेवल जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अत्यधिक सहायक होंगे। इस पुस्तक को पढ़ने का यह तात्पर्य नहीं है कि केवल यह कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। यह भारत के भूगोल को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा बेसिक बुक है, जो स्टैंडर्ड लेवल तक के नॉलेज को हम लोगों को अभी से बेस बनाने में हमारी अत्यधिक महत्वपूर्ण हेल्प या सहायता करेगी। यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कर्क रेखा क्या होती है। सर्वप्रथम यहाँ पे हम एक ग्लोब को ड्रा करते हैं और देखते हैं। ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर कहा जाता है। अब इसके ऊपर की ओर जो एक रेखा होती है तथा एक नीचे की ओर जो रेखा होती है 23.5 डिग्री, और यहाँ पे भी ये 23.5 डिग्री साउथ है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। भूमध्य रेखा के उत्तर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एक काल्पनिक रेखा यानी अक्षांश रेखा होती है, उसे हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तथा जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा होती है उसे हम मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ की, यह भारतीय भूभाग को दो बराबर भूभागों में बांटती है, या भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। उसे इस ग्लोब पर समझने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री से नीचे कुछ इधर साइड में 23.5 डिग्री रेखा पड़ेगी। जब इस रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो यह भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। वही बात यहाँ पे कही गई है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है वह भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जिस रेखा का महत्व आगे हम जलवायु को समझने में, मौसम को समझने में जो हमारी अत्यधिक सहायता करेगी, वह भारत को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यह जलवायु की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम जलवायु को समझेंगे तो यह रेखा हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आइए अब आते हैं, भारत की स्थिति को हमने अत्यधिक गहराई से देखा। अब चलते हैं आगे। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य जो भूभाग है भारत का, जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में, यानी कि इधर दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, ये जो भूभाग यहाँ पे हमने मार्क किया है, यह बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी ये भाग है। इसी बंगाल की खाड़ी में हमें
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। तथा दक्षिण पश्चिम में, यानी कि जो मुख्य भाग है उसका दक्षिण यह हुआ, और पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम में, जिसे हम लोग अरब सागर, अरब सागर के नाम से जानते हैं, में लक्षद्वीप समूह स्थित है। यानी कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं। भारत की स्थिति तथा उसके जो दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया तथा समझने का प्रयास किया, जो कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बेस के रूप में आगे कार्य करेगा। ये सारे टॉपिक भारतीय भूगोल को समझने के में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वह 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अभी जो हमने यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा, इसी स्थान पर जो हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट सबसे हमारा क्या है याद करिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, जहां से भारतीय भूभाग शुरू होता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। यह एक सप्लीमेंट्री जानकारी थी जिसे हमने देखा। अब आइए आते हैं भारत के आकार को समझने का प्रयास करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय भूभाग जो कुल है उसे हम लोग एग्जैक्ट याद करने का प्रयास करते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का भूभाग है, वह जो पूरा भूभाग भारतीय संघ राज्य का है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि जो अभी हमने देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वह संपूर्ण ग्लोब के, यदि संपूर्ण ग्लोब का जो एरिया है अगर उसको देखा जाए तो उसका केवल 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमने अभी बताया था पिछले कुछ समय पहले कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले 6 देश हैं जिसे हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए पहले उन्हें देख लेते हैं। हम सर्वप्रथम सबसे बड़ा देश है रूस। इसे क्रम से याद रखिएगा जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत। सर्वप्रथम रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर यूएसए, फिर भारत। इसे आप अपने तरीके से कुछ ट्रिक्स बना के याद करने का प्रयास करिएगा, जिसमें हमने देखा कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसे इस मानचित्र पर हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा, ये भारत की सीमा है।
यहाँ तक जो ये कलर्ड एरिया ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ये स्थलीय है, तथा इधर वाला जो ब्लू दिख रहा है यह जलीय है। जो भारत का स्थलीय सीमा रेखा है वह अभी हमने पहले देखा कि उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है इसकी कुल लंबाई 15,000 15,200 किलोमीटर है, तथा जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ये वाली जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ से गुजरात से, ये पूरी लंबाई हमारी यहाँ तक, ये हमारी पूरी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। आइए अब आगे देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यहाँ पर एक भारतीय मैप हम ड्रा करने का प्रयास करते हैं। इस मैप पर हम यह देखते हैं कि उत्तर पश्चिम यानी कि भारत का ये हिस्सा, उत्तर यानी कि ये, तथा उत्तर पूर्व यानी कि ये, इस पर एक वलित पर्वत इस आकार में है तथा उसका कुछ भाग इधर है। यह जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, यह एक नवीनतम वलित पर्वत है। यह टर्सरी युग में बना था, जो एक नवीनतम वलित पर्वत है जो भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। अब देखते हैं इससे आगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। यानी कि जो ये हिमालय अभी हमने देखा, इसके दक्षिण का जो भाग है वह उत्तर में जो है वह चौड़ा, परंतु जब वह लगभग इस एरिए में यानी कि 22 डिग्री अक्षांश रेखा पर आता है तो वह निरंतर सकरा यानी कि नैरो होता चला जाता है, इधर उस चौड़ा होता है। यानी कि भारत हिमालय के दक्षिण में 22 डिग्री अक्षांश तक चौड़ा, उसके बाद यह निरंतर रूप से सकरा होता गया। इसके पश्चिम में अरब तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम यानी कि इधर अरब सागर जिसे हमने पहले भी देखा, और इधर बे ऑफ बंगाल है। ये जो चित्र यहाँ पे बात की गई है कि 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30, यानी कि यहाँ पे हमने 8 डिग्री से शुरू किया था, यहाँ पे कितना गए थे 37 डिग्री।
तो लगभग 30 डिग्री का है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार, और देशांतर हमने भी यहाँ पे 68 देखा था, 68 डिग्री 7 मिनट देखा था, और गए कितना थे 97 तक, 97 डिग्री 25 तक। तो यहाँ पे भी हमने देखा लगभग 30 डिग्री, यानी कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार, यानी कि पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम प्रतीत होता है। अगर हम मैप पर देखते हैं तो ये बोल इस यहाँ पे कि दोनों का विस्तार 30-30 डिग्री तक है, इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री। फिर भी जो पूर्व पश्चिम का विस्तार, यानी कि ये वाला जो विस्तार है वह उत्तर दक्षिण के विस्तार से कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कितना है। भारत में पूर्व तथा पश्चिम, यानी कि पश्चिम ये बिंदु और इस बिंदु को यदि मापा जाए तो वह लगभग 2933 किलोमीटर आता है, और यदि उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु को देखा जाए तो यह 3214 किलोमीटर आता है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कुछ ज्यादा है पूर्व तथा पश्चिम की अपेक्षा। यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार समान होने के बावजूद भी उत्तर तथा दक्षिण या पूर्व तथा पश्चिम में जो दूरी है वह भिन्न भिन्न है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय 2 घंटे तक का अंतर है, यानी कि गुजरात पे और ये अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मानक यामोत्तर रेखा वह रेखा होती है, समय मानक यामोत्तर, जो कि किसी भी देश के पूरे देश के टाइम को निर्धारित करती है। इसी देशांतर रेखा के सहारे पूरे देश की घड़ी की सुइयां चलती हैं, जिसे एक मानक यामोत्तर रेखा कहता है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा यहाँ से लगभग 22 डिग्री जो देशांतर है वह मानी जाती है। 82 डिग्री 30 मिनट की जो ये रेखा है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है, यह भारत की मानक यामोत्तर रेखा है जो पूरे भारत के टाइम को निर्धारित करती है। जैसा कि हमने देखा कि गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छा खासा दायरा है लगभग 2933 किलोमीटर का। तो यहाँ के समय में एक होने के बावजूद भी सूर्योदय तथा सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यहाँ पे देशांतर का प्रभाव हमने देखा कि किस प्रकार से देशांतर का प्रभाव टाइम पर इफेक्ट डालता है, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसी प्रकार अक्षांश रेखा में देखते हैं तो अक्षांश रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में अंतर डालता है। इसे हम और अच्छे तरीके से आगे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अक्षांश दिन और रात की अवधि में अंतर करने का प्रयास करता है तथा प्रभाव डालता है। यहाँ पे देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना जाता है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की में अवधि में क्यों अंतर है? अभी जो हमने यहाँ पे समझा उसी को एक प्रश्न के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि 82.5 को क्यों माना जाता है, या कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात में अंतर क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि यह देशांतरी रेखाओं के विस्तार के कारण है। जो 82.5 डिग्री है यह लगभग भारत के मध्य में पड़ता है, जो कि एक मानक समय अक्षांश रेखा निर्धारित की गई है। इससे पूरे भारत की घड़ी की सुइयां चलती हैं। वर्तमान में 2 मानक अक्षांश रेखाओं
की मांग भी की जा रही है, परंतु यह अभी विचाराधीन मामला है। इस पर विचार किया जा रहा है कि 2 मानक अक्षांश रेखाओं को की मंजूरी दी जाए या न दी जाए। इससे संबंधित बहुत सारी डिबेट हैं जो चलती हैं, जिसे कभी अन्य वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। कन्याकुमारी और कश्मीर में अक्षांश रेखाओं का अंतर है, जिस कारण सूर्य की गति हम लोग जानते हैं कि सूर्य कर्क रेखा और मध्य रेखा मकर रेखा के मध्य गति करता रहता है। यदि सूर्य कर्क रेखा की ओर जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि जो है होती है वह कम हो जाती है, यानी कि रात्रि की जो अवधि होती है। कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर मुख्य रूप से अक्षांश रेखाओं के विस्तार की वजह से है। सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य निरंतर गति करता रहता है। यदि सूर्य कर्क रेखा की ओर जाता है तो दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि कम हो जाती है। यदि मकर रेखा की ओर आता है तो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि रात्रि की अवधि बढ़ जाती है और दिन की अवधि कम हो जाती है। इसे जलवायु वाले हिस्से में हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना ही जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी के दिन और रात की अवधि में अंतर होता है और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे समय का अंतराल होता है। अब आइए भारत और विश्व को समझने का प्रयास करते हैं कि विश्व में भारत की क्या भौगोलिक स्थिति है। ये जो ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, ये विश्व के 7 बड़े देशों की सूची है, उसके क्रमवार और क्षेत्रफल के आधार पर ये किस प्रकार से हैं इसको आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे हमने समझाया भी है कि किस क्रम में ये भारत तथा अन्य जो देश आते हैं उससे 6 बड़े देश किस क्रम में हैं। यहाँ पे देखते हैं, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में है। एशिया महाद्वीप को हम देखते हैं, ये जो यहाँ पे हिस्सा दिख रहा है ये पूरा ये एशिया महाद्वीप का है। ये भूभाग एशिया महाद्वीप का है। यहाँ पे यूराल पर्वत के माध्यम से यह यूरोप से अलग होता है तथा यहाँ पे जो ये स्वेज नहर है उसके माध्यम से अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में भारत की स्थिति है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि यह पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में और दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशिया देशों से मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर की स्थिति हम लोग इस मैप पर देखने का प्रयास करते हैं। ये जो भूभाग है यह हिंद महासागर का क्षेत्र है। यह इधर प्रशांत महासागर से तथा इधर से यूरोपीय देशों से अटलांटिक महासागर से मिलता है और यह भारत को एक केंद्रीय स्थिति इस क्षेत्र में प्रदान करता है, जिसका अत्यधिक जियोपॉलिटिक्स महत्व है, जिसे हम लोग आईआर में पढ़ते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला है, यानी कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है हम लोग देखते हैं, ये दक्षिण का पठार ये हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया अफ्रीका यूरोप के देशों के साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रमुख भारतीय बंदरगाह इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनका अत्यधिक व्यापारिक महत्व है, जो कि अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर
हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। भारत के महत्वपूर्ण जो स्थिति है उसको हम इसमें समझ सकते हैं कि यह जो पूरा महासागर है, यह हिंद महासागर, वह भारत के नाम पर पड़ा, जिससे भारत की विश्व राजनीति में तथा विश्व की भौगोलिक राजनीति में भारत के महत्व को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री जानकारी है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी वह कम हो गई। स्वेज नहर हम लोग जानते हैं कि 1869 में खुली। 1869 का एक और अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, जिसके माध्यम से हम इससे लिंक करके इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि 1869 में स्वेज नहर खुली और भारत और यूरोप के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इससे पहले इस मैप पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले यूरोपी इस मार्ग से, समुद्री मार्ग से ऐसे भारत आते थे जो लगभग बहुत लंबा पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर यहाँ पे है। स्वेज नहर के खुलने से यह एक लंबा मार्ग कम हुआ और लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी वह कम हो गई। इस मैप को भी हमने अच्छे से समझा। यहाँ पर आइए देखते हैं। ये देखिए, ये स्वेज नहर की स्थिति है। इस 1869 में खुलने के बाद डायरेक्ट इधर से आने लगे, जिससे 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वह भारत और यूरोप के मध्य कम हो गई। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराने हैं, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर होता था। समुद्री मार्गों की खोज ज्ञात है कि बहुत बाद में हुई। पहले भारत का संबंध जो है वह स्थलीय मार्ग से विभिन्न देशों से होता था। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जैसा कि समुद्री मार्ग की खोज होना शुरू हुआ और अंत में वास्को डी गामा ने भारत में एक समुद्री मार्ग की खोज की। इससे पहले यह जो रास्ता था वह स्थलीय भाग से होकर जाता था। यहाँ पर देखते हैं, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात नहीं थी। जैसा कि हमने कहा, यहाँ पे ये जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पे कई दर्रे जैसे कि फेमस है खैबर दर्रा इत्यादि, जो ये दर्रे इधर से हैं, जो अफगानिस्तान आदि मध्य एशिया क्षेत्र को जोड़ते हैं, वे अत्यधिक महत्वपूर्ण, जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उनके माध्यम से भारत अन्य देशों से जुड़ता था। और जो जल मार्ग है, समुद्री मार्ग है, वह बहुत बाद में खोजा गया। पहले इन्हीं दर्रों के माध्यम से आना जाना होता था तथा अन्य देशों के साथ संबंध बना हुआ था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी समय उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणालियां आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। भारतीय तथा पड़ोसियों का संबंध अत्यधिक प्राचीन रहा है। भारत ने संपूर्ण विश्व को बहुत कुछ दिया है, जिसमें दशमलव प्रणाली, भारतीय अंक प्रणाली जिसे आज हम नंबर सिस्टम के से पढ़ते हैं, तथा विभिन्न कहानियां, रामायण, पंचतंत्र आदि, जिन्हें भारत इन्हीं स्थल मार्गों से प्राचीन समय से ही अन्य देशों को पहुंचाता चला आया है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत ईरानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुम्बदों का हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। जैसा कि आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में जो मीनारें बनी, बड़ी ऊंची ऊंची गुम्बदें बनी, यह भारत
की अपनी विरासतें नहीं हैं, यह विदेशियों द्वारा भारत में लाई गई तथा उनके द्वारा इनका विकास किया गया। भारत से वे व्यापार के सामान जैसे कि मसाले, मलमल इत्यादि ले गए और भारत को एक वास्तुकला, संगीत कला की जो अपनी जो विरासत थी वह भारत में उसे स्थापित करके गए, जो आज भारत में हमें अनेक स्थापत्यों के माध्यम से देखने को मिलती है। यह भारत के अन्य देशों के साथ प्राचीन संबंधों को भी प्रदर्शित करता है। अब आइए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे इसे करेक्ट करिएगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कुछ वर्क है जिसे आप लोग गूगल आदि के माध्यम से खोजने का प्रयास करिएगा। इसे हम देखते हैं, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिम ये जो और तथा पूर्वी जो तट हैं इस पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है उसे ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है। कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते, यानी कि कौन से स्टेट लैंड लॉक हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। एक इस तरीके से चार्ट बनाइएगा और उन्हें जैसे पाकिस्तान, चीन और म्यांमार, बांग्लादेश के जो उनकी सीमाओं से सटे हुए राज्य हैं उनकी एक सूची बनाइएगा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री जानकारी है उसको देखते हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। 1947 आजादी के पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक प्रांत तथा दूसरा रियासत। प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन होता था। ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन होता था, जो गवर्नर जो नियुक्त किए जाते थे उनके माध्यम से कराया जाता था। रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व होता था, परंतु यहाँ वंशानुगत शासन होता था, परंतु यह ब्रिटिश के छाया क्षेत्र में ही रहते थे। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज संधि वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता, जैसा कि हमने देखा वंशानुगत आधार पर अंग्रेज शासकों के प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी कि जैसा कि हमने देखा कि रियासतें जो हैं वे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को मानकर उनकी छत्रछाया में वंशानुगत रूप से शासन करती थी, तथा प्रांत का प्रशासन वायसराय द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों जो नियुक्त किए जाते थे उनके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता था। यहाँ पे भारत के पड़ोसियों में हमने देखा कि ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान की भी कुछ सीमा भारत से लगती है। पीओके का जो क्षेत्र इधर ये साइड का है। इसके बाद उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान की सीमा लगती है। उसके बाद पश्चिम में म्यांमार तथा बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका इधर है और मालदीव इधर है। ये हमारे 2 समुद्र के पड़ोसी जो द्वीप समूह हैं वो हैं। भारत और श्रीलंका के बीच
छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, ये जो रास्ता है इसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, जो कि मन्नार खाड़ी में है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का है, उसके दक्षिण में मालदीव की स्थिति है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अब अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, यानी कि अपनी एटलस की जो मानचित्र है उनमें खोलिए और भारत की स्थिति को देखिए। चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर को हमने अत्यधिक विस्तृत तरीके से तथा विश्लेषणात्मक तरीके से समझा। इस चैप्टर से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं तथा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इन प्रश्नों को मैं पढ़ूंगा तथा कुछ समय का आपको मौका दूंगा इन प्रश्नों का उत्तर के लिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आइए देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, इसका उत्तर आप लोग सोचिए और दीजिए। हम इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और जिनका उत्तर ना सही हो वह देखें तथा समझें। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसके लिए हमें सर्वप्रथम यह जानना होगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम इन मैप के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम भारत की ये जो कर्क रेखा, ये जो डाट वाली है, इसको देखते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। यहाँ पर हमने देखा था कि राजस्थान और गुजरात दोनों से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उसके बाद देखा था हमने उत्तर पूर्व के राज्यों में कि त्रिपुरा से भी गुजरती है। एक राज्य बचता है उड़ीसा, जिससे नहीं गुजरती। हमारा यही सही उत्तर होगा, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिससे हम देखते हैं। पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? इसे हमने अत्यधिक विस्तृत तरीके से देखा था, उसको याद करिए तथा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या था? सबसे पूर्वी देशांतर की यदि हम बात करें तो इसमें यह सही होगा, पहला आंसर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट तक था। तो सबसे पूर्वी हिस्सा क्या हुआ? 97 डिग्री 25 मिनट। आइए अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं? इसे हम इस मैप की सहायता से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल तथा ये रहा सिक्किम। इन सभी की सीमाएं नेपाल से छूती हैं। तो हम यहाँ पे उत्तर करने का प्रयास करेंगे कि इन सभी राज्यों की सीमाएं नेपाल से छूने का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप
कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? यह हम सभी केंद्र शासित तथा राज्यों की राजधानियों को के नामों को याद करके इस उत्तर को दे सकते हैं। कवरत्ती हमें ज्ञात है कि यह लक्षद्वीप की राजधानी है, यानी कि यदि हम कवरत्ती जाना चाहते हैं तो हमें लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हुआ लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताएं वह कौन सा है? भूटान इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश इसकी सीमा लगती है, नेपाल इसकी सीमा लगती है, ताजिकिस्तान जो कि मध्य एशियाई कंट्री है इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। तो इन सभी उत्तरों को हमने देखा तथा अपने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। अब आइए कुछ आगे के जो लिखित प्रश्न हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं, इनका उत्तर संक्षेप में देना है, इन्हें समझ लेते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? जैसा कि हमने देखा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। हमारे दक्षिण के द्वीपीय देश हैं मालदीव तथा श्रीलंका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। आगे पीछे के वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है कि किस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश हैं जिनमें सर्वप्रथम रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। इस प्रश्न के बारे में भी हमने बताया कि भारत की जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी सुइयां एक ही दर्शाती है? इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से मैप एक देख लेते हैं, नॉर्मल लेआउट। यहाँ पे जैसा कि अगर यदि हम मान ले गुजरात है और इस साइड में यदि हम मान ले अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों के मध्य लगभग 2933 किलोमीटर का अंतर है और भारत की जो मानक अक्षांश रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। जब यहाँ पे सूर्योदय सर्वप्रथम जब होगा, जब सूर्य का उदय होगा तो सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। उस समय भारत के इस हिस्से यानी गुजरात में अंधेरा यानी कि 2 घंटे पीछे रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य के दिखाई देने के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य दिखाई देगा। ऐसा देशांतरी विस्तार के कारण होता है क्योंकि 2933 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं के अंतर के कारण यह 2 घंटे का समय का जो अंतर होता है वह दिखाई देता है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ? यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लगातार आईआर की जियोपॉलिटिक्स में पढ़ते चले आए हैं। भारत, जैसा कि हमने देखा कि भारत एशिया महाद्वीप के पूर्वी तथा पश्चिम भूभाग के मध्य में स्थित है तथा जिसकी स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। यह पूर्वी एशिया तथा स्वेज नहर खुलने के बाद यूरोप से तथा पश्चिमी एशिया से भूभाग के रूप में डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कि व्यापार की दृष्टि से तथा भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति भारत को प्रदान करता है, जिसे भारत को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं, जैसे कि व्यापार में, भू राजनीति में तथा अन्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं उन सब चीज़ों में, तथा जो संपूर्ण हिंद महासागर है उसके संसाधनों में ने भारत को अनेक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आज के इस चैप्टर को, जो कि
कक्षा 9 की एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय भारत स्थिति और आकार से संबंधित था, को हमने अत्यधिक विश्लेषणात्मक तरीके से देखा, जो हमारी भारत के भूगोल को समझने में एक महत्वपूर्ण आधार बनाने का प्रयास करेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।